दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का पिछला पेपर पार्ट नंबर 149 और इससे पहले 148 पार्ट्स करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको अपडेट करके हम बताते हैं। अगर कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो 2024 और 25 के हिसाब से उसको हम बताते हैं। इससे आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती जाती है। साथ ही अगर कोई ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं और उसको भी हम बताते हैं, ताकि अगली बार अगर क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए तो भी आप गलत करके ना आए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। लेकिन चैनल पे अभी तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि सर क्वेश्चन पेपर भी बता दिया करिए कि कौन सा वाला कर रहे हैं। तो आप देख लो, यहाँ पर 3 मार्च 2021 को पूछा गया था, जो कि 10:30 से 12 की शिफ्ट में था। उस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो देखो इसमें से दिया है पहले गुणा और भाग। तो हमने बताया था आपको कि सबसे पहले आपको सॉल्व करना है भाग, फिर गुणा, जोड़ और इसके बाद घटाना, ये सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ये गुणा वाला भाग वाला। तो पहले तो देखो ये जो मिश्र भिन्न है इसको सिंपल बनाते हैं। तो 4 3 12, देखो 4 3 गुणे 4, 4 3 12 प्लस 1 यानी कि 13, 13 बटे हो जाएगा 3, गुणे में 5 दूनी 10, 4 14 यानी कि 14 बटे में हो जाएगा 5। अब देखो यहाँ पर भाग दिया है, तो जब कभी भाग होता है, चलो इसको भागी में लगा देता हूँ। यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस 1 7 यानी कि 7 बटे में 3। अब देखो भाग है, तो भाग को गुणा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर गुणा लगाएंगे तो 3 बटे 7 लिख देंगे, यानी कि इसको उलट देते हैं। तो मैं डायरेक्ट इस स्टेप को हटाकर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा गुणा, ये हो जाएगा 3 बटे में 7। ठीक है, अब देखो कोई कट रहा है क्या, तो 3 से 3 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि हम कहेंगे 13 दूनी 26 हो जाएगा, 26 बटे में नीचे आएगा 5। देखो सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हमारे वो मिश्र भिन्न में हैं, ये 51 नहीं है 5 है। तो देखो 5 से काटेंगे तो 5 25 और 1 बचेगा, तो 1 बटे में 5 यानी कि 5 सही 1 बटे 5 से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है। तो देखो एक होती है इनपुट डिवाइस, एक होती है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है कि जो हम यहाँ से एक्शन लेते हैं तो उसके अंदर प्रोसेस होता है जा करके, जो कि हमें दिखता नहीं है, और जो हमें दिख जाता है कि हमने क्या करा है, उसकी प्रक्रिया जो हमें दिखती है वो होता है आउटपुट। जैसे स्पीकर है, मान लो हमने कोई म्यूजिक प्ले किया तो क्या हो जाएगा, स्पीकर है जो कि साउंड बाहर आ रहा है। प्रिंटर यानी कि मान लो हमने कोई की दबाई, मान लो प्रिंटर कंट्रोल प्लस पी दबा दिया तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रिंटर निकल करके आएगा, यानी कि यह आउटपुट है। मॉनिटर में भी क्या होता है, तो मॉनिटर में होता है कि जैसे मान लो हमने कोई की प्रेस करी कीबोर्ड में तो वो हमें दिख जाएगा, कौन सा लेटर हमने प्रेस किया वो ऊपर बन जाएगा स्क्रीन पर। तो इसका मतलब ये तीनों की तीनों, स्पीकर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये हैं हमारे आउटपुट। जबकि माउस जो है दोस्तों, माउस ये इनपुट है। ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है कई बार। आप लोग बताइए कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं। अगला है, सहारा रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है। तो ये सहारा रेगिस्तान स्थित है दोस्तों ईरान में, उत्तर कोरिया में, उत्तर अफ्रीका में, जो कि ऑप्शन नंबर तीसरा ही करेक्ट आंसर लिखा हुआ है। ईरान में दोस्तों देखो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो ईरान में जो रेगिस्तान है इसको बोलते हैं लूत, याद रखना, लूत रेगिस्तान है ईरान में। और दक्षिण अफ्रीका में जो कि सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कालाहारी, ये इंपॉर्टेंट है, मरुस्थल है, कालाहारी के नाम से जानते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया का तो कम पूछा गया है, लेकिन कालाहारी सबसे ज़्यादा है। ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट विक्टोरिया के नाम से है। मैंने सारे की सारे लिख दिए। ईरान में लूत है, दक्षिण अफ्रीका कालाहारी, और उत्तर अफ्रीका का तो बता दिया सहारा रेगिस्तान, और ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन है,
एक पासे की तीन अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। त्रिभुज के विपरीत फलक पर आने वाले पैटर्न का चयन कीजिए। यानी कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूं। पासा एक ही है लेकिन इसकी आकृतियां अलग अलग हैं। पूछा था कि त्रिभुज के सामने क्या होगा। तो देखो, अगर हम इसमें और इसमें कंपेयर करते हैं यहाँ पर, तो देखो ये वृत्त और वृत्त तो इसमें दोनों आ रहे हैं, इसमें स्टार और स्टार आ रहे हैं। बचा कौन सा? त्रिभुज वाला आयत हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें आ जाएगा त्रिभुज के सामने वाला आयत, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, इस पैटर्न को पूरा करना है कि D4U G9R और J ऐसे करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखो कि ये नंबर्स जो दिए हैं बीच वाले, अगर हमें इनको पता चल जाएगा तो आइडिया लग जाएगा। तो देखो ये 4 है, 4 से हो गया है 9, यानी कि 5 जोड़ा गया होगा, और 9 के बाद हो गया 16, यानी कि 7 जोड़ा गया होगा। फिर इसके बाद आगे देखो 5 जोड़ा गया, फिर 2 बढ़ाकर 7 जोड़ा गया, 7 में से 2 बढ़ाया तो 9 हो गया, यानी कि 16 में से 9 जोड़ दो तो 16 9 होता है 25, इसका मतलब आ जाएगा 25। तो ये तो फिक्स हो गया कि 25 आएगा। तो ऑप्शन ना तो पहला सही होगा ना दूसरा, इन तीसरे और चौथे में कोई सही होगा। ठीक है, अब लास्ट वाला हमें कोई मतलब नहीं है। स्टार्टिंग वाला देखो, डी के बाद जी कैसे आया होगा। तो डी के बाद देखो EF 2 का गैप करके जी आया, वहीं जी के बाद देखो जे आया, तो कैसे आया होगा? HI 2 का गैप करके जे आया, जे के बाद 2 का गैप करेंगे KL छोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? M आ जाएगा, यानी कि M25 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर चौथा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ से सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधों और पशुओं दोनों को खाते हैं? यानी कि वे कौन से हैं जो पौधे को भी खाते हैं और पशुओं को, जीव जंतुओं को भी खाते हैं? तो उनको बोलते हैं सर्वाहारी। ठीक है, तो सर्वाहारी में दोनों आते हैं जो पौधों और पशुओं को खाते हैं। तो देखो यहाँ पर मांसाहारी होता है जो जीवों को खाते हैं, अन्य जीवों को खाते हैं, तो ये होते हैं मांसाहारी। मांस खाने वाले लोगों को बोलते हैं मांसाहारी। ये जानवर भी हो सकते हैं, इंसान भी हो सकते हैं। वहीं शाकाहारी का मतलब होता है जो पेड़ पौधों की पत्तियों पर, फलों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि फल और पत्तियां खाते हैं, वो होते हैं शाकाहारी। सर्वाहारी का मतलब जो मांस भी खाता हो और फल फूल भी खाता हो, उसको बोलते हैं सर्वाहारी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि इंसान क्या है, सर्वाहारी, शाकाहारी या मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 पेंसिलों और 12 पेनों का क्रय मूल्य 150 रुपये है तो 30 पेंसिलों और 36 पेनों का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। यानी कि जरा ध्यान से देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना है। 10 की वैल्यू दी थी, 10 पेंसिल थी, अब कितनी हो गई? 30 पेंसिल हो गई। यानी कि मैं कहता हूँ 10 पेंसिल हो गई, PC लिख देता हूँ, और 12 पेन यानी कि PN, इसका मूल्य कितना है? 150 रुपये। वहीं पर 30 पेंसिल का मतलब हो गया कि इसका 3 गुना। वहीं देखो 12 पेन थे, अब हो गए 36 पेन, यानी कि इसका भी 3 गुना। तो जब समान हमारे 3 गुना हो गए, वस्तुएं 3 गुना हो रही हैं, तो मूल्य भी हमारा 3 गुना हो जाएगा। इसका मतलब 150 गुणे में 3 करेंगे तो 15 × 45 450 आ जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला ही वाला करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बस सिंपल सा था कि इसमें इसका 3 गुना करना था, यानी कि 150 गुणे में 3 तो हो जाएगा 15 × 45 450। ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर। पहला है, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किम जोंग उंग इनमें से किस देश के सुप्रीम लीडर हैं? तो ये हैं दोस्तों उत्तर कोरिया के, यानी कि ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। ये दोस्तों अपनी पिता की मृत्यु के बाद ही सुप्रीम लीडर बन गए थे, जो कि दिसंबर 2011 में बने हुए थे, जो कि अभी तक बने हुए हैं। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था 8 जनवरी 1984 को। तो आप इनकी उम्र का अंदाज़ा भी लगा सकते हो, तो इसलिए मैंने डेट ऑफ बर्थ भी उनकी बता दिया है। ठीक है, तो किम जोंग उंग के बारे में तो अभी भी अगर आ जाए आपसे 2025 में पूछा जाए तो भी आप यही से उत्तर करोगे, उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उंग। एक कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है? तो इनमें से मेमोरी होती है दोस्तों जो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। तो प्राइमरी है इसमें से रैम, यानी कि ऑप्शन दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैम। अब देखो कई बार फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो फुल फॉर्म भी हमें देखना है। जैसे CD, तो CD का फुल फॉर्म होता है कंपैक्ट डिस्क, याद रखना। तो मैं एक काम करता हूँ, सभी की लिख देता हूँ,
यहाँ पर देखो CD का फुल फॉर्म कम्पैक्ट डिस्क और रैम का होता है, आप लोग बताना, चलो बता ही देता हूँ, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और DVD का होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। और USB जो कि पूछा जा चुका है एक दो बार, तो यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ऑप्शन इसमें से जो सही है प्राथमिक में से वो तो रैम है, लेकिन आप लोग इनके फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोबारा आपसे पूछा जाए तो आप गलत करके मत आओ। तो मैंने रैंडम एक्सेस मेमोरी बता दिया रैम का। आप लोग बताना जरा कि रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है या उस नाम से जाना जाता है? तो ये दोस्तों APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर है। दोस्तों इसमें से भीष्म साहनी जो हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये एक साहित्यकार थे, याद रखना, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए साहित्यकार। हालांकि साहित्यकार तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है इनकी रचनाओं के बारे में कुछ, तो इनको एक बार आप देख लेना। के सिवन के बारे में आप जानते होंगे। के सिवन इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं, 2018 से 2022 तक इसरो के अध्यक्ष रहे हैं। वर्तमान समय में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखना, ये हैं वर्तमान समय में एस सोमनाथ, ठीक है। लेकिन ये बस बहुत जल्दी ही जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अब 14 तारीख से रिटायर हो गए हैं, तो आप इनको कह सकते हो कि ये अब नहीं है, ठीक है। आप यही याद रखो, क्योंकि पूछा जाएगा तो वर्तमान में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे वी नारायण, ठीक है। वी नारायण है वर्तमान समय में इसरो के अध्यक्ष, जो कि 14 जनवरी से अभी बना दिए गए हैं, ठीक है, 2-3 दिन पहले ही बनाए गए हैं। तो आप ये याद रखना कि K7 नहीं है, अब यहाँ पर है वी नारायण, जो कि 14 जनवरी से बना दिए गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और यहाँ पर अगले CV रमन के बारे में जान लेते हैं। तो पहली बात तो CV, इनका फुल फॉर्म C से चंद्रशेखर, V से वेंकट है और रमन। तो CV रमन जो है दोस्तों, ये भी एक भौतिक शास्त्री थे, ठीक है, भौतिक शास्त्री थे। इनकी खासियत ये है कि इन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है 1930 में। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? ये हैं CV रमन, 1930 में इन्हें मिला था पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, व्हाई आई एम हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं दोस्तों शशि थरूर। और आपको याद होगा कि 2021 में पेपर हुआ था रेलवे का, उसमें बहुत बार ये पूछा गया था व्हाई आई एम हिंदू, और एक पूछा गया था यहाँ पर एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम वॉरियर के लेखक कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इस वजह से वो ज़्यादा हाईलाइटेड था। और ये शशि थरूर जी की व्हाई आई एम हिंदू भी पूछा गया था। जो सबसे ज़्यादा पूछा गया था इनमें से वो एक था सलमान रुश्दी की। तो सलमान रुश्दी जो है, इनकी एक रचना है मिडनाइट चिल्ड्रन, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। तो ये दोबारा अगर आपसे पूछा जाए तो आप गलत नहीं करना। मिडनाइट चिल्ड्रन लेखक कौन है इनके? सलमान रुश्दी हैं। अगला, केंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में, यानी कि ऑप्शन तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो ये है दोस्तों मुंबई में स्थित है, ऑप्शन पहला। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TIFR, ठीक है, यानी कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो कई जगह पर हैं, जैसे कि बंगलौर में हैं और कुछ पुणे में हैं और हैदराबाद में हैं। तो इसकी ब्रांचेज यहाँ पर हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि इसकी ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर है, ये मुझे नहीं लगता कि रेलवे में पेपर ऐसा क्वेश्चन बनना भी चाहिए। ये ठीक है, यहाँ तक जो क्वेश्चन दिया है हो सकता है रिपीट हो जाए। है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने वर्ष डैश तक भारत में मलेरिया को खत्म करने हेतु शोध को प्राथमिकता देने, योजना बनाने और बढ़ावा देने हेतु मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया का शुभारंभ किया था। वो किया था 2030 तक। तो ऑप्शन चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो 2030 तक का लक्ष्य रखा गया इसको मलेरिया वाला। तो हो सकता है कि ये दोबारा 2000, क्योंकि 25 में पेपर होगा जो कि चल रहा है इसी साल, तो हो सकता है कि आपसे दोबारा पूछ लिया जाए, या चांसेस तो इसके बहुत कम हैं दोबारा पूछे जाने के। लेकिन इससे रिलेटेड वो क्वेश्चन जरूर आप पढ़ लेना। अगर कोई ऐसा प्लान बनाया गया है किसी और बीमारी को आगे तक करने के लिए, या कोई लक्ष्य रखा गया है कि इस बीमारी को इस तक समाप्त करा जा सकता है, ये टारगेट है, तो ऐसा कुछ टारगेट अगर दिया गया है सालों को लेकर, कितने सालों में, तो आप सही मानोगे इसको, ठीक है। उनको आप ज़रूर पढ़ लेना, एक बार हो सकता है पूछ लिया जाए। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना डैश को हुई थी? तो इसकी श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 28 जून 1919 को।
ऑप्शन तीसरा सही उत्तर है। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है दोस्तों जेनेवा में। याद रखना आप, क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जेनेवा और पड़ता कहाँ पर है, ये है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये भी आप याद रखिएगा। अच्छा, आप लोग बताना ज़रा, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, आप लोग ये बताना कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों का सही जवाब आता है। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार का कोई एक फिगर दिया है, उसके अंदर लेटर्स हैं। जैसे एफ को लिख दिया गया है यू, और जे को क्यू, और एन को क्या लिखेंगे। तो पहले तो ये देखो कि एफ को यू कैसे लिखा गया होगा। तो एफ का जस्ट अपोजिट होता है यू, और जे का जस्ट अपोजिट होता है यहाँ पर क्यू। जैसे मैं लिख कर दिखा देता हूँ, तो अब देखो इसमें से कैसे आया है। तो f का अपोजिट u लिखा है, तो वैसे ही देखो f का अपोजिट u कहाँ पर लिखा है, तो f हमारा ये, और इसका अपोजिट लिख दिया गया है u। ठीक है, वैसे देखो j का q लिखा गया है, तो j कहाँ पर है, ये है, इसका अपोजिट है यहाँ पर q। तो आप बताओ n का अपोजिट क्या होगा, तो n का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, m हो जाएगा। तो m कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर तीसरा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल √7/2 है, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान ज्ञात करिए। तो पहले तो यहाँ पर देखो कि अगर हम यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ज्ञात करेंगे, तो हमें अगर ये पता चल रहा है कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि स्क्वायर करके हम पता कर लेंगे। तो पहले जो दिया गया है इसी का स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर से लगा रहे हैं, प्लस का b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस का 2ab यानी कि 2, और a की जगह पे है साइन थीटा, और कॉस थीटा है b की जगह पे, ये लिख देंगे। तो आप बताओ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। इक्वल में इसका अंडर रूट करेंगे तो √7 का स्क्वायर होता है 7, और 2 का हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको 1 को इधर भेज दो, यानी कि मैंने इधर भेज दिया है, तो यहाँ से हट जाएगा। तो ये आ जाएगा 7 में से 4 गया तो हो जाएगा 3/4। ये वैल्यू आ जाएगी 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, आप चाहें तो इसको अगर साइन थीटा कॉस थीटा निकालना है तो इस 2 को भी नीचे भेज दीजिए, तो ये 4 की बजाय क्या हो जाएगा 8, यानी कि 3/8 हो जाएगा। तो मैं इस पूरे को हटाकर 3/8 याद रखता हूँ, साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल 3/8। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू हमको चाहिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर साइन थीटा माइनस का, मैं इसको ऊपर लिखता हूँ थोड़ा, देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा होल स्क्वायर, तभी तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये होल स्क्वायर, क्योंकि हमें माइनस का लाना है तो हम करेंगे माइनस का 4 साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ पर करेंगे। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इसकी वैल्यू हमें बताना है, तो इसको आप मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको मैं x मान लेता हूँ, तो x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ताकि जगह कम पड़ जाए, पड़ रही इसलिए कर रहा हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या दिया है, ये दिया √7/2, तो स्क्वायर लगा है तो 7 का स्क्वायर अंडर रूट तो हो जाएगा 7, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये माइनस का 4 इंटू में साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी, तो ये थी 3/8, तो ये हो जाएगा 3/8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि 7/4 आ जाएगा। ये 4 लिखा हुआ है, 7/4 माइनस का, अब यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 7 माइनस का 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि आ जाएगा 1/4। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट आ जाएगा, तो 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू में 1/2 अंडर रूट के अंदर, तो आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स की वैल्यू। एक्स को हमने मान लिया था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जो कि यहाँ पर बताना है, तो 1/2 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट आंसर है। अगला है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के समुच्चय के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाता है। तो ये दर्शाता है दोस्तों, देखो पहलवान, मुक्केबाज और योद्धा की बात हो रही है। तो जो भी योद्धा होते हैं, योद्धा के अंदर दोनों आते हैं, मुक्केबाज भी होता है और पहलवान भी होता है। तो अगर हम योद्धा मान लें इस बड़े वाले को, तो मुक्केबाज हो जाएगा और पहलवान भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या है,
11 अप्रैल से 19 मई 2019 तक की अवधि के दौरान आयोजित हुए लोकसभा चुनाव में कितने चरण थे, यानी कि कुल कितने चरणों में आयोजन हुआ था इसका। तो ये 7 चरणों में वोटिंग हुई थी। ऑप्शन इसका पहला ही सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो ये 2019 का पूछा है, जबकि पेपर कब हुआ था, 2021 में हुआ था। ठीक है, अब देखो 2 साल बाद का, लेकिन हाल ही में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है। अब आपको 25 में देखने को बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे लोकसभा चुनाव से संबंधित, तो आप इसको याद रखिएगा। तो 7 चरणों में अभी भी चुनाव हुए थे। ऑप्शन हम इसका ये भी सही हो जाएगा अगर 25 के हिसाब से पूछा जाएगा। ये याद रखना कि बीजेपी की कुल सीटें कितनी थी, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये क्वेश्चन मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप लोग चाहे गूगल कर लीजिएगा। अगर आप में से किसी को पता है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। जिसका आंसर सही होगा उसका कमेंट्स हम पिन कर देंगे, वो आप सभी को दिख जाएगा। यदि 65 गुणे 65 बराबर 4225 है तो 6.5 इंटू 6.5 का मान क्या होगा, ये बताना है। तो पहली बात तो देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा दें तो हमारा आंसर तो यही आएगा 4225। अब बात आती है पॉइंट की, तो पॉइंट के बाद राइट साइड में कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी कि 5 लिखा है। यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट यानी कि 1 और 1 2, कुल मिला के हमें दाहिनी साइड से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, यानी कि 1 2, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा 42.25, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की लक्षित वार्षिक औसत विकास दर कितनी है, तो ये है 9%, यानी कि ऑप्शन पहला ही करेक्ट आंसर है। 11वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये 2007 से चली थी, जो कि चली थी 2012 तक। ठीक है, याद रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है, तो वो 1951 से शुरुआत हुई थी उसकी पंचवर्षीय योजना की, और 5 साल आप आगे जोड़ सकते हो। और उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे वो देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, याद रखना है। यदि x² + y² बराबर 41 है और xy बराबर 20 है तो 1/x + 1/y का मान ज्ञात करिए। तो पहले तो देखो, अगर हम 1/x + 1/y लिखते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y + का x और नीचे आ जाएगा xy। इसको सीधा करने के लिए मैं लिख देता हूँ x + का y। तो यहाँ से देखो xy तो हमें पता है क्योंकि ये 20 दिया है, लेकिन x + y नहीं पता है, x² y² दिया है। तो हम एक काम करते हैं, इसी को जो भी दिया है इसी से हम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कि x + y का होल स्क्वायर करते हैं, जो कि नहीं दिया। तो ये हो जाएगा x² + का y² और प्लस का होता है 2x और y। तो x² y² की वैल्यू कितनी है, 41। तो यहाँ लिखेंगे 41 प्लस का, यहाँ पर हो जाएगा 2 और xy की वैल्यू है 20। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 41 प्लस का 20 दूनी 40, यानी कि 40 और 41 हो जाएगा 81। तो आप देखो ये x + y का होल स्क्वायर की वैल्यू 81 है। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगाएंगे, तो 81 का अंडर रूट हो सकता है 9 गुणे में 9, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 9 आ जाएगा। यानी कि x + y की वैल्यू आ गई 9। तो यहाँ से देखो ये हो गया x + y यानी कि 9, नीचे बटे में क्या लिखा हुआ है, xy की वैल्यू है 20, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा 9/20, जो कि ऑप्शन नंबर लिखा है पहले में ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है, कथन दिया है, कथन निष्कर्ष हर एक सेट में पूछे ही जाते हैं, तो इनको समझिए ध्यान से। कथन कह रहा है कोई महिला गाय नहीं है, तो कोई महिला गाय नहीं है, जब नहीं वर्ड आता है तो हम 2 गोले बनाते हैं, एक गोला इधर और दूसरा गोला इधर, यानी कि एक दूसरे में टच नहीं होना चाहिए था। कि कोई महिला को मैं एम लिखता हूँ और गाय को लिख देता हूँ जी। ठीक है, आप चाहे तो काऊ लिख सकते हो सी, ऐसे भी वुमेन को डब्ल्यू लिख सकते हो। एलिफ एक महिला है, यानी कि महिला है एक एलिफ, तो एलिफ कहाँ पर है, तो एलिफ हो सकता है कि इसके अंदर आ जाए, तो हो जाएगा। तो एलिफ गाय नहीं है। अब निष्कर्ष में क्या निकल सकता है कि एलिफ गाय नहीं है, तो ये बात तो देखो सही है, क्योंकि एलिफ यानी कि एल वाला जो सर्कल है वो जी में कोई भी कॉमन नहीं, ये दूर बना है ये दूर है, तो ये बात तो सही हो गई। तो पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है एलिफ गाय भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो अरे भाई, अगर ये गाय नहीं हो सकती तो यहाँ क्यों कहा गया था कि एलिफ एक महिला है। तो देखो यहाँ पर एलिफ गाय भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो
एलिफ गाय अगर हो जाएगी तो एलिफ वाला इसका मतलब यहाँ पर एलएफ लाना पड़ेगा, और जैसे ही एलिफ गाय हो गई तो इसका मतलब है कि वो महिला कैसे हो जाएगी पूरी तरीके से। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है, उतना परसेंट सही नहीं, लेकिन हमें 100% सही बताना होता है, जो कि ऑप्शन केवल पहला ही दिया है, कथन पहला ही, ऑप्शन पहले में लिखा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। तो दोस्तों आज हमने कवर कर लिए हैं 25 तक के क्वेश्चंस, और इसके आगे वाले क्वेश्चंस कवर करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और अगले पार्ट की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो, या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो हमने बना दिया है और सारे पार्ट्स वहाँ पर हमने क्रम से लगा दिए हैं 1 2 3 4 करके, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। दोस्तों कोई सी भी वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं और किसी भी वीडियो का अगला पार्ट अगर आपको चाहिए होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में हमेशा चेक कर लिया करिए, किसी भी वीडियो का उसके आगे वाला पार्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक होती है, वहां से क्लिक करके डायरेक्ट अगला पार्ट आप देख सकते हो। साथ ही दोस्तों ग्रुप डी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर हमने करवा दिए हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है ग्रुप डी पिछला पेपर के नाम से, तो उनसे आप वीडियोज़ को देख सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक लग जाएगी, तो वहाँ से आप क्लिक करके भी देख सकते हो। साथ ही मैथ से रिलेटेड वे सारे क्वेश्चन जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं उनको भी हमने करवा दिया है, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करवाने बाकी हैं, उन्हें भी करवा रहे हैं धीरे धीरे करके, तो उन्हें भी आप आसानी से देख सकते हो, इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी। अगर आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आप देख लेना, वहाँ पर लिखा होगा प्लेलिस्ट अलग से गणित के नाम से, तो गणित वीडियोज़ के नाम से होगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, किसी का कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, आपका कमेंट्स का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। तो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगले पार्ट की, उसको क्लिक करिए। मुलाकात करते हैं अगले पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।